वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने एएलपी सीबीटी 2 यानी कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने आज मैं टेस्ट सीरीज रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए लेके आऊँ। ये आप लोग का पार्ट भी जो कि आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिकल ग्रुप का होगा। इसमें मैं आप लोगों के बीच ये सेट नंबर 4 लेके आऊँ प्लेटफॉर्म बुक का। इससे पहले आप लोग देखोगे हमारे इस चैनल के माध्यम से सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे डिस्कस किया हूँ। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 मई और 6 मई के लिए तो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये क्लासेस। तो चलिए मैं फर्स्ट क्लास इसको स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रहा तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं सारी चीज़ को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा, 140 माइक्रोफैराड संधारित्र पर को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखिएगा तो वोल्ट कितना दिया 250, तो मैं यहाँ पे 250 वोल्ट ले दिया हूँ। क्लियर है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी देखिएगा तो आप लोग के सामने 50 हर्ट्ज लिख रहा है, मैं 50 हर्ट्ज ले दिया हूँ। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा सी यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू जो दे रहा है 140 माइक्रोफैराड दे रहा है। क्लियर है। अब ऑलरेडी आप लोगों को पता है एक माइक्रो इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻⁻6 होता है। तो मैं इसे 10⁻�6 फैराड में चेंज कर दिया हूँ। होपफुली आप लोग को क्या निकालना है, एक्सी निकालना है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को एक्सी निकालना है। क्लियर है। तो हम लोग एक्सी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है देखिए इस चीज़ को याद कर लिए, 2πfc होता है। F4 फ्रीक्वेंसी, C4 कैपेसिटेंस होता है। क्लियर है। तो देखिए 1 है 1 किए, 2 है 2। अब पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू आप लोग क्या किए 3.14 का यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखे होंगे 50 दिया था और सी का वैल्यू आप लोग अभी जस्ट निकाले थे 140 निकाले। कितना निकाले 140 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 था तो ऊपर जगह थी प्लस में आ गया। और आप लोग को इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो एक्सी का जो वैल्यू आएगा ये आप लोग का आएगा 22.73 ओम आएगा। क्लियर है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को करंट निकालना था तो ऑलरेडी करंट का वैल्यू जो होता है V बाय एक्सी करेंगे। V बाय क्या करेंगे एक्सी, तो देखोगे V का वैल्यू कितना था 250 था और एक्सी का वैल्यू हम लोग कितना लाए 22.73 लाए। हम लोग इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सिंपल वे में इसे डिवाइड कीजिए तो आप लोग का 11 एम्पियर तक आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 11 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं यहाँ से आप लोग को और एक्स्ट्रा क्या फैक्ट्स मिला। सबसे पहले याद करिएगा एक्सी का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है 2πfc होता है। F4 फ्रीक्वेंसी, C4 कैपेसिटेंस होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो ऑलरेडी आप लोग को बताते हैं ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 घंटे की अवधि में 100 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की खपत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है 10 घंटे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखेंगे P1 का वैल्यू क्या है तो ऑलरेडी देख सकते हैं P1 का वैल्यू आप लोग के बीच में 100 वाट लिख रहा है। क्लियर है। उसके साथ साथ हम लोग P2 देखेंगे तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं P2 का वैल्यू लिख रहा है 200 वाट लिख रहा है। क्लियर है। और हम लोग देखें बल्बों की संख्या नहीं, यहाँ पे एन का वैल्यू देखिएगा 2 है और इसमें एन का वैल्यू देखिएगा 4 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे टोटल पावर निकालेंगे। तो टोटल पावर के लिए क्या करें P गुना एन करें, P1 गुना N1 करेंगे तो P यानी 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ गया। उसमें 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 800 आएगा। अब दोनों को क्या करेंगे सम कर देंगे तो सिंपल में आप लोग की 1000 वाट आ गया। क्या आ गया 1000 वाट आ गया। हमें क्या निकालना टोटल एनर्जी निकालना। तो फ्रेंड्स हमें क्या करेंगे सबसे पहले ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला था वाट गुना 100। तो सिंपल में टोटल वाट कितना आया था 1000 आया था और घंटा क्या था टोटल घंटा का देखेंगे तो फ्रेंड्स एक था आप लोग का 4, तो 4 एक टोटल अगर घंटा आप लोग देखेंगे तो 10 आवर बोल रहा था। क्या बोल रहा था 10 आवर लिख रहा था। ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे 1000 समय से डिवाइड करेंगे तो शॉर्ट अगर सॉल्व किए तो आप लोग का आंसर आएगा 10 किलो वाट घंटा इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से अगर सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 10 किलो वाट आवर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में क्या लिख रहा है ये, निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना होने का कारण है। तो फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, खतरे के प्रति सजग ना होना, बिल्कुल औजारों का जानकार होना। अगर फ्रेंड्स आप लोग औजारों के बारे में जानकारी है तो इससे दुर्घटना नहीं होगी। सुरक्षा मानकों का ज्ञात होना, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग सुरक्षा मानकों के बारे में आप लोग को जानकारी है तो इससे भी दुर्घटना नहीं होगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर खतरे के प्रति आप सजग नहीं होंगे यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट टू डेंजर, दैट्स द रीजन ऑफ एक्सीडेंट्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक बेल जो आप लोग घर में भी देखे होंगे तो इसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया था यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब मैं आप लोग एक्स्ट्रा बताता हूँ इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर चालक तार को लपेटा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा विद्युत चुंबक जो एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आ चुका, आप लोग को ये मे भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन ये आ सकता है। इन फुल पिच वाइंडिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एक फुल पिच वाइंडिंग में हमेशा याद रखिए कॉइल पिच और पोल पिच हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्लियर है। तो एक पूर्ण पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इकाई। अगर इसका बोले पिच फैक्टर क्या है, पी एफ अगर बोले तो क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि इसमें कॉइल पिच यानी देखिए कॉइल पिच और पोल पिच ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होती है। क्लियर है। इसलिए इसका पिच फैक्टर भी क्या होगा? 1 होगा। यदि पोल पिच से कॉइल पिच कम हो तो फ्रेंड्स वाइंडिंग पिच कहलाती है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग में केपी का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है, यानी लेस देन 1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वही बात करना चाहते हैं कॉस, यानी कि देखिए पिच फैक्टर को लोग केपी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है कॉस लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग का एंगल दिए तो एंगल बाय 2 कीजिए, यानी अल्फा बाय 2 कीजिएगा। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बीच रहा, निम्नलिखित में से कौन मॉस सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को मॉस सोल्डरिंग तकनीक के बारे में पूछ रहा। तो देखिए ड्रैग सोल्डरिंग, वेब सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग और डीप सोल्डरिंग। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऑलरेडी देखे होंगे सिंपल वे में, इसका राइट आंसर जो होगा आयरन सोल्डरिंग होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी आयरन सोल्डरिंग एक प्रकार का सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है। वही पूछता है कि इसके प्रकार क्या है, तो सिंपल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो प्रकार होता है पहला ड्रैग सोल्डरिंग होता है, वेब सोल्डरिंग होता है और डीप सोल्डरिंग होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा सोल्डरिंग के लिए हमेशा नर्म सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो तापमान होता है वह 90 डिग्री से लेकर 450 डिग्री तक होना चाहिए। इसके साथ साथ याद रखिएगा सोल्डर जो होता है वह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा और टीन का होपफुली आप लोग को पता होगा, एक होता है पीबी, एक होता है एसएन। तो यहाँ पे हम लोग बताना चाहते हैं सीसा को हम लोग पीबी लिखते हैं जो कि 37% होता है, और टीन जो होता है आप लोगों का 63% होता है। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया था उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल में वह कन्वर्टर जो डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित करता उसे बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट, यानी मोटर जनरेटर सेट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मोटर जनरेटर के लिए हमेशा प्रथम चालक के रूप में कार्य करता है, यानी ये जो वर्क करता है हमेशा याद रखिएगा प्रथम चालक के रूप में ये कार्य करता है। क्लियर है। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा बड़े मोटर जनरेटर के प्रयोग हमेशा एसी से डीसी रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिंक्रोनस लाभ मोटर के एक लाभ का चयन करता है। सिंपल वे में याद रखिएगा सिंक्रोनस, सबसे पहले याद रखिएगा सिंक्रोनस मशीन उसे कहते हैं जो कि सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करता है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉलो जो करता है उसका देखिए मैं लिख देता हूँ 120 × F/P होता है, यानी इस फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर अगर कोई फॉलो करे तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्लियर है। तो बोला कौन सा एक लाभ का चयन करता है। तो देखिए उच्च गति एवं उच्च दक्षता। तो फ्रेंड्स ये उच्च गति और उच्च दक्षता का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लगातार संचालन की गति यानी कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड ये हमेशा इसमें फॉलो करता है। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुना को इच्छा अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करना चाहते हैं पावर स्टेशन तथा उपकेंद्रों में शक्ति गुणक के संशोधन के लिए बस बार को समांतर क्रम में हम लोग यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का प्लेटफॉर्म बुक का 9 ये रहा, दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडली परिवर्तन की पहचान करें। तो सिंपल में देखिए आप लोग को लिख रहा स्टार से स्टार, डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा या फिर डेल्टा से डेल्टा। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर कुंडली में परिवर्तन के उपभोक्ता के लिए जब भी बात करते हैं तो ये हमेशा डेल्टा से स्टार होता है। क्या होता है? डेल्टा से स्टार होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इसे भी आई आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ उपभोक्ता वितरण के लिए, देखिए यहाँ पे लिख रहा उपभोक्ता वितरण के लिए हमेशा प्रयुक्त ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होता है डेल्टा से स्टार होना चाहिए, यानी डेल्टा से आप लोग क्या कीजिएगा स्टार के रूप में इसका वाइंडिंग होता है। क्लियर है। क्योंकि घरों के लाइन में एक फेज तार एक तथा एक न्यूट्रल तार की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी आप लोग को पता, देखिए सबसे पहले ये आप लोग का स्टार है। तो स्टार में क्या होता है, एक सबसे पहला स्टार जो तार होता है, स्टार फेज जो होता है इसमें 3 प्रकार की वाइंडिंग होता है। एक पहला देखिए 3 फेज होता है, एक होता है रेड, पहला फेज को बोलते हैं रेड। उसके बाद जो आप लोग का होता है इसे बोलते हैं येलो, क्या बोलते हैं येलो होता है। और थर्ड जो होता है वो आप लोग का ब्लू होता है, ये आप लोग का होता है। क्लियर है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा स्टार वाले में
एक आप लोग का न्यूट्रल तार भी होता है, यानी कि जिसे ब्लैक के रूप में बोलते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग डेल्टा का। तो सिंपल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो रिवीजन कीजिए। डेल्टा वाइंडिंग में हमेशा याद कीजिए इस पर केवल फेज तार होता है, यानी कि देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, यानी रेड कलर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है ग्रीन कलर सॉरी येलो कलर होगा, लास्ट में क्या होगा तो इसमें फ्रेंड ये यानी ब्लू होगा। इसमें याद कीजिए डेल्टा वाइंडिंग में ब्लैक कलर यानी न्यूट्रल तार का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? और डेल्टा से स्टार का परिवर्तन हम लोग जो करते हुआ उपभोक्ता वितरण के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर आप लोग का पूछता है स्टार वाइंडिंग, यानी स्टार वाइंडिंग में क्या होता है, तो स्टार वाइंडिंग में सबसे पहले याद कीजिए 3 फेज तार के साथ साथ एक न्यूट्रल तार होता है, यानी कि इसमें टोटल जो तार की संख्या होता है इसमें टोटल 4 होता है। और वही डेल्टा में टोटल जो तार होता है केवल 3 फेज का होता है, यानी कि केवल 3 होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक फेज व न्यूट्रल के कनेक्शन करके सिंगल फेज जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका 230 वोल्ट प्राप्त होता है, यानी कि 230 वोल्ट को प्राप्त करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, तो देखिए केबलों में आवेशन धारा किस प्रकार संधारित होती है। तो फ्रेंड्स इन केबल द चार्जिंग करंट रिलेटेड टू, तो सिंपल में आप लोगों को पता होगा केबलों में आवेशन धारा जो होता है वोल्टता से 90 डिग्री तक अधिक रहती है। वोल्टता से हमेशा 90 डिग्री तक अधिक रहती है। तो सिंपल में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें क्या होता है, क्योंकि उस स्थिति में केबल में कैपेसिटिव जो धारा होता है प्रभावित होती है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए आईसी का जो वैल्यू होता है वो आप लोग V/XC कर सकते हैं। क्लियर? यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग के यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है। द टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज फोर पोल एसी मशीन, तो इसमें देख सकते हैं एसी मशीन का जो वैल्यू लिख रहा है, एक मिनट, हाँ, तो एसी मशीन का जो टोटल वैल्यू लिख रहा है आप लोग देख लीजिए। तो एसी मशीन के लिए लिख रहा है आप लोग का चार के लिए, तो इसमें आप लोग को निकाला 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या हो गया। तो सिंपल में आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला को आप लोग यूज कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले पोल की संख्या देखिएगा तो 4 दिया हुआ। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं एक चक्र में मशीन 360 डिग्री यांत्रिक घूमती है। तो सिंपल में हम लोग जब भी निकालेंगे तो थीटा ई अगर हम लोग निकालते हैं यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P/2, यानी कि पोल की संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग कहते हैं थीटा इंटू एम करते हैं। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं P का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे पोल की संख्या आप लोग देखेंगे तो 4 दे रहा, तो 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। और ऑलरेडी आप लोग को मैं जस्ट में बताया था टोटल जो डिग्री होता है वह 360 होता है। और आप लोग इसे सॉल्व करें, 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स आता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 720 आएगा। क्या आएगा? 720 डिग्री। तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 720 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला, यानी कि ई बार लिखे फॉर्मूला तो हमेशा लिखिएगा P/2। क्या लिखिएगा? P/2 इंटू θ/m होगा। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी परिपथ में कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर फोकस कीजिएगा तो नहीं के बारे में बोल रहा, नहीं वाला क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए डीसी में देखिए डीसी में हमेशा याद रखिए इंडक्शन मीटर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इंडक्शन मीटर का प्रयोग हमेशा एसी सर्किट के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और इंडक्शन मीटर का जो प्रयोग करते हैं वो एसी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एसी में करते हैं। वही बातें करना चाहते हैं डीसी में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ डीसी में हम लोग जो यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का यूज करते हैं, फिर दूसरा हॉट वायर का यूज करते हैं और तीसरा कहते हैं PMMC टाइप का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। इसमें याद रखिए इसमें जो PMMC होता है, PMMC जो होता है ये इक्वल टू होता है आप लोग का DC करंट का। क्लियर है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप में AC व DC दोनों का प्रयोग करते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AVO मीटर को मापा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं एक AVO मीटर स्केल जो होता है उसमें एक AVO मीटर स्केल जो होता है वह करंट के साथ साथ आप लोग को EMF और प्रतिरोध को मापता है। करंट के साथ साथ EMF और प्रतिरोध को मापता है। सबसे पहले देखिए AVO को हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर भी बोलते हैं। अब देखिए इसका फुल फॉर्म से आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ए फॉर होता है एम्पियर। तो एम्पियर यानी फ्रेंड्स क्या होता है? विद्युत धारा को मापता है। यानी विद्युत धारा को कौन मापता है? विद्युत धारा को कौन मापता है? तो आमीटर मापता है। यानी ए फॉर होता है आमीटर जो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। बी फॉर होता है वोल्ट मीटर जो विद्युत विभव को मापता है। या फिर आप लोग
लिख सकते हैं अप्लाइड ईएमएफ को मापता है। क्लियर, ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। ओ से ओम मीटर, तो ओम मीटर जो फ्रेंड्स आप लोग को मापता है वो रेजिस्टेंस को मापता है। क्या मापता है ये? रेजिस्टेंस को। और ये तीनों यूनिट्स को कौन मापता है? एवीओ। इसी को बोलते हैं मल्टीमीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा किसको मापता है, तो देखिए ईएमएफ, करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। करंट यानी आप लोग को मैं बोला था ए हो गया, क्लियर है। ईएमएफ यानी भी लिखेगा और प्रतिरोध यानी आर हो गया, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है एवीओ को और हम लोग क्या कहते हैं, तो एवीओ को याद रखिए, इसे हम लोग मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है मल्टीमीटर को और क्या कहते हैं, तो एवीओ मशीन भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। सीटीसी वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व और सी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं जिसकी मोटाई इनमें से नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा इसकी जो मोटाई होती है 10 mm से कम होनी चाहिए, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं हम लोग सीटीसी का। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले सीटीसी का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। तो देखिए सीटीसी है तो सी फोर होता है केबल, टी फोर होता है टायर, एस फोर होता है सेटर, यानी केबल टायर सेटर्स होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर प्रयोग करते हैं। तो सिंपल में मैं आप लोगों को बताया था सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं वह इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयोग करते हैं। तो सिंपल में आप लोग कीजिएगा इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में करते हैं, क्लियर है। ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया था सोल्डर जो होता है वह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं पीबी प्लस एसएन का, क्लियर है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है और कितना होता है 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्लियर है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से अधिक की जाती है तो उसके बीच बल क्या होगा। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए सबसे पहले यदि दो आवेशों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाती है तो यानी देखिए आर जो आप लोग का होता है दूरी, इसको क्या कहते हैं मूल दूरी का हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फोर्स क्या होगा, एफ पूरा। तो सिंपल वे में आप लोग जानते हैं F1 का वैल्यू अगर निकाले तो के होता है, फिर दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट होता है इंटू दोनों का डिस्टेंस का क्या कहते हैं स्क्वायर करते हैं, क्लियर है। आप लोग को क्या करेंगे आर के यहाँ पे R/2 को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो देखिए अगर आप लोग को नया बल निकालेंगे एफ निकालना, सबसे पहले के कॉन्स्टेंट है वो रहेगा Q1 × Q2, ये ऑलरेडी रहेगा। अब आर के जगह पे हम लोग क्या किए R/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो सिंपल वे में आप लोग 2 का स्क्वायर कीजिए तो ऊपर चल जाएगा जो कि 4 हो जाएगा, Q1 × Q2 हो जाएगा बाय यहाँ पे कीजिएगा तो आर स्क्वायर रहेगा, क्लियर है। ये के तो सिंपल में ये अगर आप लोग देखेंगे ये आप लोग का फॉर्मूला आ रहा था एफ के रूप में आ रहा था। आइए आप लोग F1 का निकाल दे तो देखिएगा 4F1 आ गया, यानी कि 4F1 यानी कि 4 गुना हो गया। क्या हो गया, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। चालक का अमाप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है में फ्रेंड्स याद कीजिएगा चालक का अमाप मापने के लिए सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो मानक तार गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो वायर जो गेज होता है उसे हमेशा मिलीमीटर में मापते हैं, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है। तो सिंपल है फ्रेंड्स देखिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग को पता होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग SCR, LACR, DIOD ये तीनों के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए कौन सा विकल्प एक द्विदिशक उपकरण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले SCR, LACR और डायोड ये तीनों जो होता है आप लोग का ये जो होता है आप लोग का त्रि होता है। क्या होता है ये त्रि एक दिवसीय होते हैं, ये क्या होते हैं एक दिवसीय होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर TRIAC कीजिए, क्लियर है। यानी इसे बोलते हैं ट्राइक। तो ट्राइक में 2 SCR एंटी पैरेलल से जुड़े हैं, यानी 2 SCR एंटी पैरेलल से जुड़े होते हैं और यह एक प्रकार का 3 टर्मिनल युक्ति होती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बातें करना चाहते हैं फ्रेंड डायोड का। तो डायोड क्या है तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। डायोड क्या करता है, ये भी AC करंट को क्या चीज में बदलता है, DC में बदलने का कार्य करता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। देखिए मैग्नीट्यूड रिले इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड रिले जो होता है इसे हम लोग इंडक्शन रिले भी कहते हैं। तो राइट आंसर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड रिले को इंडक्शन रिले भी कहते हैं, क्लियर है। और इंडक्शन रिले में एक धातु की कप या फिर अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आ चुका आप लोग का, देखिए ये आप लोग का बाइनरी डिजिट है। तो हम क्या करेंगे इसे हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे वोल्टेज के रूप में। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रही है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 1 0 1 0 1 लिख रहा है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए इसमें आप लोग को जो बदलना है क्या बदलना है, इसे दशमलव के रूप में लाना। तो सिंपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा
यहाँ 1 है तो सबसे पहला संख्या 1 होता है। जहाँ 2 वहाँ पे हम लोग संख्या का यूज नहीं किए, तो 1 के बाद हम लोग यूज करते हैं 2, 2 के बाद हम लोग 4 का यूज करते हैं, फिर 8 का यूज करते हैं, फिर 16 का यूज करेंगे, लास्ट हम लोग 32 का यूज करेंगे। इसके बाद भी कोई डिजिट होता है तो 64 फिर 128, इस टाइप से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करके यूज करते हैं। अब जहाँ पे 1 है यानी उसका यूज हो रहा है, यानी कि देखिए सबसे पहले 1 कहाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, फिर देख सकते हैं 1 आप लोग यहाँ पर भी है, एक आप लोग को 1 यहाँ पे, एक आप लोग को यहाँ पे है। जहाँ जहाँ पे 1 है और उसका जो वैल्यू सारे को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे 1 को ऐड करिएगा, फिर 4 को ऐड कीजिएगा, फिर आप लोग देखिएगा तो 16 को ऐड कीजिए, फिर क्या कीजिए 32 को ऐड कीजिएगा, आप लोग ऐड कीजिए 32 और 16 क्या होगा 48, 48 और 4 क्या होता है 52, 52 और 1 क्या होगा 53, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 53 होगा। क्या होगा ये 53। अगर वैल्यू बोलता आप लोग को तो 53 होता, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या किस टाइप्स का नंबर है। तो मैं आप लोग को हमेशा बताना चाहता हूँ, जब भी किसी भी नंबर्स में अगर 1 या 0 का यूज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो राइट आंसर होगा बाइनरी नंबर। इसका टोटल वैल्यू निकालना कितना आता है 53। ये भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन आता है 0 क्या है 1 क्या है। तो देखिए ये जो 0 होता है इसे बोलते हैं लो स्टेट। क्या बोलते हैं लो स्टेट। और वही 1 को बोलते हैं हाई स्टेट। ये भी काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बातें करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल का। तो हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू होता है 0 से लेकर सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपने 9 तक यूज किया, फिर ए से लेकर एफ तक यूज करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ ये होता है, यानी टोटल देखिए तो 16 डिजिट होता है। क्लियर है। और दशमलव प्रणाली में टोटल 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल इसमें 10 का यूज होता है। और ऑक्टेट में आप लोग को यहाँ पे याद कीजिए 8 संख्या का यूज होता है। अब बाइनरी में केवल 2। सूचनात्मक चिन्ह का आकार होता है सिंपल में फ्रेंड्स, आप लोग अपने आसपास भी देखे होंगे। तो सिंपल में सूचनात्मक चिन्ह का आकार जो होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है वर्गाकार। तो यानी राइट आंसर जो कीजिए ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगर आप लोग को बोले गोलाकार किसका होता तो चलिए वर्गाकार किसका होता तो सूचनात्मक चिन्ह का आकार जो होता है वो वर्गाकार होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड त्रिभुजाकार। तो सिंपल वे में त्रिभुजाकार जो होता है वो आप लोग देखेंगे चेतावनी जो चित्र होता है नहीं लिखता आगे घटना है तो बच के रहें, तो ये होता है त्रिभुजाकार। और इसके साथ साथ फ्रेंड वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का माइंड में मेरा स्किप करा, तो वृत्ताकार का वैसे निषेधाधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं निषेधाधिकार बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा का खपत करता है। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग यूज भी किए होंगे, इसे बोलते हैं रीजनरेटिंग ब्रेकिंग बोलते हैं। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो डीसी मोटर को रोकने के लिए रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में ऊर्जा की खपत को न्यूनतम की जाती है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग को रियोस्टैटिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं, यानी इसे हम लोग स्टैटिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। ये आप लोग को काफ़ी अच्छे से मैं बता रहा हूँ। क्लियर है। इसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। सीलिंग फैन आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में होगा। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने के लिए प्रयोजन क्या होता है। तो सिंपल में आप लोग घर में अपना सीलिंग फैन जो देखे होंगे उसमें रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या कि फैन को दी गई वोल्टेजता को कम करता है, यानी रिड्यूसिंग द सप्लाई वोल्टेज टू द फैन। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रेगुलेटर एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रक युक्ति होता है जिसमें एक जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें एक जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं और रेगुलेटर को स्टेटर में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक वितरण ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे यानी क्या बोलते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये जो परिवर्तित करते हुए याद करें 11 kV से 11 kV को 440 वोल्ट में बदलता है, 440 वोल्ट में बदलता है। क्लियर। और उसके साथ साथ 230 वोल्ट में भी ये परिवर्तित करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है एफिशिएंसी होता है वो 50% लोड पर अधिकतम होती है। क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें देखिए एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। जिसमें सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होता है उसे बोलता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, और जिसमें प्राइमरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी कॉइल उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 25 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच में आ रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन के बीच हम लोग चलते हैं। तो इसमें आप लोग के बीच लिख रहा मॉसफेट के परिपथ में प्रतिबाधा किस कोटि का होता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग पढ़ेंगे एक 10⁻9 होता है, 10⁻9 होता है। और आप लोग बताए 10⁻9 को क्या बोलते हैं, आप लोग पढ़ेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पढ़िए ना। तो इससे बोलते हैं 1 गीगा ओम, क्या बोलते हैं 1 गीगा ओम। तो राइट आंसर अगर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं फिर मॉसफेट का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे मॉसफेट का फुल फॉर्म के बारे में। देखिए मैं लिख देता हूँ और एक बार स्पीड कर दूंगा ताकि आप लोग को माइंड में कुछ कुछ चला जाए। मॉसफेट सबसे पहले M4 होता है, देखिए M4 होता है मेटल, O4 होता है ऑक्साइड, S4 होता है सेमी कंडक्टर, फील्ड इफेक्ट्स ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। ELCB एक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ELCB एक प्रकार का सुरक्षा युक्त यानी कि सेफ्टी डिवाइस होता है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसका जो पूरा नाम तो अभी आप लोग जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में देखे होंगे ELCB। तो E4 होता है अर्थ, E4 क्या होता है अर्थ, L4 होता है लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। MCB के द्वारा किसी उपकरण तथा लाइन का ओवरलोड धारा में सुरक्षा की जा सकती है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को 3 में फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े तो लिखिएगा। सबसे पहले होता है एक MCB, इसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। एक होता है ACB यानी AS सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है OCB OL सर्किट ब्रेकर होता है, एक होता है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ये चारों फुल फॉर्म को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तो आवृत्ति क्या होती है, व्हेन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल है फ्रेंड्स। अब आप लोगों को देखिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला जानना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को मैं बताया था, देखिए आवृत्ति का फॉर्मूला बोला। तो सिंपल में एफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखते होंगे PN, क्या लिखते होंगे PN/120 लिखते होंगे, बिल्कुल लिखते होंगे। तो देखिए क्या बोला, जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तो आवृत्ति क्या होगा। तो सिंपल वे में देखिएगा तो देखिए जब प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो इसकी आवृत्ति भी क्या होगा, बढ़ रहा है। देखिए सिंपल में आप लोग को फॉर्मूला फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले आवृत्ति बोल रहा तो हम लोग आवृत्ति का या फिर देखिए NS लिख सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखते हैं, अभी जस्ट मैं बताया था। NS अगर लिखिएगा तो हम लोग क्या बताते हैं 120 × F/P। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो देखिए यानी एन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख रहा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर स्पीड की गति बढ़ती है तो आवृत्ति भी क्या हो रहा है, बढ़ेगी। लेकिन नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा क्योंकि ये क्या होता है इन्वर्स होता है। क्लियर है। तो इस इक्वेशन से अगर निकालिए तो क्या होगा, बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं फिर इसका पोल की, तो याद रखिएगा इसमें आप लोग देखिएगा NS इज क्या था, NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था। उसके साथ साथ देखिएगा NS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/पोल था, यानी कि पोल की संख्या क्या होगी, ये घटेगी। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है। द पीक वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ हाफ रेक्टिफायर इज 20 वोल्ट, व्हाट इज द एवरेज वोल्टेज टू द रेक्टिफायर वोल्टेज। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को पूछ रहा है एक अर्ध तरंग डिस्टकारी ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पर शिखर वोल्टेज था, यानी कि पीक वैल्यू बोल रहा 20 वोल्ट है, तो डिस्टकृत तरंग की औसत वोल्टेज क्या होगी। तो सिंपल में आप लोग को यहाँ पे निकालना है, देखिए रेक्टिफायर यानी एवरेज वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज वोल्टेज। तो सिंपल में आप लोग को फॉर्मूला बताया था उसी के रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए एवरेज वोल्टेज यानी ए भी अगर निकालना है तो आप लोग को क्या करना है, ई मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, यानी ई मैक्सिमम बाई पाई। ई मैक्सिमम बाई पाई होता है फॉर्मूला। तो ई मैक्सिमम का वैल्यू अगर आप लोग देखिए तो 20 लिख रहा था, पाई का वैल्यू लोग याद किए 22/7 होता है, तो 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो सिंपल में 6.376 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए ई मैक्सिमम कीजिएगा, ई मैक्सिमम जो कि आप लोग का दिया रहेगा बाय पाई से कीजिएगा। क्लियर है। तो आप लोग का इस प्रकार आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं एक डीसी जनित्र का खुला परिपथ को हम लोग मैग्नेटिक अभिलक्षण भी कहते हैं, यानी कि फ्रेंड चुंबकीय अभिलक्षण भी कहते हैं। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यह क्षेत्र धारा यानी IF और E0 के बीच खींचा जाता है। जैसे अगर आप लोग इसका फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए ये आप लोग का होता है राइजिंग नेचर होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते आई फ्रीक्वेंसी बोल रहा और यहाँ पे देखिए E0 हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या लिख रहा है।
एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई किसके रूप में संदर्भित होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग घर में भी यूज किए होंगे। तो एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई जो होता है वह कंडक्टर के रूप में संदर्भित होती है। तो कंडक्टर बोले तो आप लोग काफ़ी अच्छे से सुचालक के रूप में देख सकते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा सुचालक यानी कंडक्टर में प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। यानी इसमें याद रखिए रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, काफ़ी कम होता है। क्लियर है। और इसका ताप गुणांक यानी टी जो होता है ना, इसका ताप गुणांक काफ़ी उच्च होता है। क्लियर है। और सबसे अच्छा जो चालक होता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है सिल्वर होता है। उसके बाद कॉपर होता है, फिर क्या होता है एल्यूमिनियम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल केस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। सीसा अम्ल सेल पुनर्निवेशन होता है, यानी ए लीड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि यानी कि सेल को दो भाग में बांटा गया, एक होता है चार्जेबल, एक होता है रिचार्जेबल। यानी एक होता है चार्जेबल, एक होता है नॉन चार्जेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का देखिए सीसा यानी लीड एसिड सेल को चार्जेबल सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इसके पीछे पहला जो रीजन होता है क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमित होती है, क्योंकि फ्रेंड ड्यू टू इट्स केमिकल एक्शन इज रिचार्जेबल। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं लीड एसिड सेल में कुल कितना वोल्ट होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें जो वोल्ट होता है 2.2 वोल्ट होता है। क्लियर है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्वेश्चन आता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसे H2SO4 बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ इसके एनोड पर लीड का ऑक्साइड होता है, यानी एनोड पर लीड ऑक्साइड यानी PbO होता है। वही कैथोड पर स्पंजी सीसा का प्रयोग करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार के होते हैं। तो मैं जस्ट बताया था सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व जो होते हैं हमेशा वो सीरीज में होते हैं। आप लोग घर में भी देखे होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका गलनांक हमेशा जोड़ी जाने वाले धातुओं से कम होती है। अब इसमें याद रखिए सोल्डर में जो होता है इसमें एक होता है सीसा और एक होता है टीन, यानी कि PB कर सकते हैं और एक SN कर सकते हैं। और ये दोनों का गलनांक जो होता है देखिए सीसा का अगर गलनांक की बात करते हैं तो 232 होता है। क्लियर है। और वही टीन की बात करना चाहते हैं तो 327 डिग्री होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो सिंपल है, मैं अभी जस्ट बताया था डीसी मशीन के ब्रश और कम्यूटेटर के भाग को हमेशा मरम्मत की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। आप लोग सेट नंबर 1, 2, 3, 4 अगर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डीसी वोल्टेज को AC वोल्टेज को डीसी में और उसी प्रकार DC को AC में बदलने का कार्य करता है। क्लियर है। यानी ये दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या आ गया। देखिए रंग कोड वाला क्वेश्चन आएगा। रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। व्हाट इज द टॉलरेंस इंडिकेटेड बाय द गोल्ड स्ट्रिप ऑन द कलर कोडेड रजिस्टर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए जो मैं बचपन में याद किया था। देखिए इस टाइप से आप लोग याद कर लिए। आई थिंक देखिए मैं लिख देता हूँ तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा था तो क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए BB रॉय। देखिए मैं लिख देता हूँ BB रॉय मैं याद किया था। देखिए BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बस यहाँ तक आप लोग लिखिए। अब देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये B की जगह पर आप लोग को 0 का प्रयोग करना पड़े, फिर B की जगह पे 1 करना पड़े, फिर 2, इसके बाद 3 यूज किए, फिर 4, देखिए 5, 6, 7, ये 8, ये 9, यह 9 आप लोग को संख्या का यूज करना पड़ता है। क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोलना चाहते हैं, देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले ये B4 होता है, आप लोग बताए ब्लैक होता है। क्लियर है। ये B4 होता है ब्राउन। देखिए मैं कलर को भी उसी से रंग देता हूँ। सबसे पहले ये B4 होता है ब्लैक। क्लियर है। और ये B4 होता है ब्राउन। तो ब्राउन बोले तो भूरा कलर नहीं है, चले इसी को मैं मान लें ब्राउन हो गया। R4 होता है रेड कलर, तो देखिए रेड कलर हो गया। O4 होता है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर हो गया। और ये येलो ऑलरेडी आप लोग कहते हैं। G4 होता है ग्रीन कलर। क्लियर है। फिर B4 एक और B4 यानी B4 होता है वॉयलेट होता है। वॉयलेट यानी कि जामुनी कलर। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करते हैं ये होता है B4 होता है फ्रेंड्स, एक मिनट, येलो के बाद होता है ग्रीन। ठीक है। इसके बाद ये ब्लू होता है। सॉरी यहाँ पे जो मैं ये यूज किया था, यानी कि यहाँ पे हमसे ये मिस्टेक हुआ। ये आप लोग का जो ये G के बाद B होता है, यानी कि
हरा के बाद नीला का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये जो भी है ना, इसके हम लोग बोलते हैं वॉयलेट कलर बोलते हैं, क्लियर है। अब ये G4 हम लोग जो यूज करते हैं स्लेटी कलर बोलते हैं या फिर गोल्डी कलर बोलते हैं। तो गोल्डी कलर मान लीजिए ये आप लोग का हो गया। और W4 हमेशा इसको व्हाइट के लिए यूज करते हैं। ये कलर आप लोग का होता है, क्लियर है, जो कि 0 से लेकर 9 तक मैं यूज कर दिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए इसमें आप लोग पावर के रूप में भी लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा तो पहला 10 पर पावर 0 होता है, यहाँ पे 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है, क्लियर है। अब देखिए अगला स्टेप में जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है सुनहरा के लिए, एक होता है सिल्वर के लिए, कोई कलर के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले सुनहरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोने की पट्टी। तो गोल्ड स्ट्रिप के लिए क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ सोने यानी कि लिख देता हूँ सुनहरा के लिए। तो सुनहरा का जो प्रतिशत होता है वो हमेशा याद रखिए 5% होता है। क्या होता है, 5% होता है। उसके बाद आप लोग के बीच में जो नेक्स्ट आता है वह सिल्वर होता है। तो सिल्वर का जो कलर होता है उसे बोलते हैं 10%। क्या बोलते हैं, 10%। अगर कोई कलर नहीं है तो वो हमेशा 20% को वो शो करता है, क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए रंग कोडित प्रतिरोध सोने की पट्टी। तो सोने की पट्टी को हम लोग बोल रहा क्या बोलेंगे, तो सोने की पट्टी यानी कि सोने की पट्टी सुनहरा बोलेंगे, यानी 5% होगा। तो इसका राइट आंसर अगर देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और इसमें प्रतिरोध का जो फार्मूला तो वो भी मैं आप लोग के बीच में लिख देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है यानी R बराबर जो फार्मूला लिखते हैं, देखिए R1 × R2 कीजिएगा, यहाँ पे इस टाइप से कीजिएगा, प्लस माइनस R4 कीजिएगा, इस टाइप से आप लोग को यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। सुनहरा के लिए फिर मैं बता देखिए गोल्ड के लिए अगर कलर कीजिएगा ना तो ये 5% होता है। क्या होता है, ये 5% होता है। वही सिल्वर के लिए बातें करना चाहते तो वह 10% करते हैं। और कोई कलर नहीं यानी नो कलर रहेगा, नो NC रहेगा तो 20% होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार धाराओं के संबंध बताना। तो फ्रेंड धाराओं के जब संबंध बताना है तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का धारा नियम। सबसे पहले किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार आप लोग पढ़ेंगे, एक होता है इनकरेक्ट होता है, एक ऑड करेक्ट होता है। ये दोनों को हम लोग इसका इक्वल करते हैं। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन नंबर डी पे जाइए, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है। देखिए सबसे पहले करंट आई, देखिए आप लोग को मैं सबसे पहले इन वाला बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं देखिए ये भी आप लोग का इन कर रहा, क्लियर है। इसके साथ साथ 5 देखिए ये दोनों आप लोग का एंट्री कर रहा, क्लियर है। अब बाकी वाला आप लोग देखिएगा यानी कि 3 और 5 को देखिएगा तो ये ऑट हो रहा। तो 3 देखिए ये आप लोग का ऑट हो रहा, उसके साथ साथ 4 भी देखिएगा तो 4 भी ऑट हो रहा और 2 भी देखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और किरचॉफ के प्रथम नियम जो होता है वह नोड पर आगत धारा निर्गत धारा के तुल्य के बराबर होता है। तो सिंपल वे में क्या कीजिए, I1 इक्वल टू यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग I5 इक्वल टू लिखिएगा I3 प्लस I4 प्लस I2, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए किरचॉफ के नियम के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं लिख देता हूँ, इसके दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है एक होता है KCL, एक होता है KVL। देखिए मैं लेता हूँ, एक होता है KCL, एक होता है KVL। तो दोनों के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड KCL के जो होता है, KCL के आधार पर किसी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि यहाँ पे जो धारा होता है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, KCL पे होता है ना, यानी कि इसमें बीजगणितीय योग यानी कि करंट आई का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है। वही KVL की बारे में बात करते हैं तो KVL पे याद रखिएगा, तो KVL में याद रखिएगा किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज का मान यानी डेल V का वैल्यू जो होता है वह 0 के बराबर होता है, क्लियर है। तो पहले में I होता है, बाद में V होता है। V4 वोल्टेज, V4 याद कर लिया, और C4 चार्ज के लिए आई से कर दीजिए, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। अब पहला KCL जो फॉलो करता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है, वही KVL की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है, क्लियर। तो पहला चार्ज पे, दूसरा एनर्जी पे होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभव क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर विभव जो होता है वह V है तो V ही रहेगा, क्या होगा, भू ही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। वही बातें करना चाहते हैं, देखिए आवेशित खोखले गोले के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, यही आवेशित बोलते हैं। आवेशित गोले के अंदर बोलते हैं तो उसका तीव्रता क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है। चलिए अब गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है, नियत होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद फिगर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए हमेशा टाइम के लिए याद रहेगा। देखिए इसके लिए तीव्रता का वैल्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए इस टाइप से आप लोगों को करंट इसमें फॉलो करता है। देखिए मैं आप लोग करंट के रूप में इसे फॉलो कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से आप लोग करंट के रूप में इसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। देखिए मैं पूरे का पूरे डिजाइन के रूप में आप लोगों के बीच में कर दिया हूँ, क्लियर है, ये देख सकते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें जो आवेश होता है यानी इसमें जो आवेश का वैल्यू यानी Q का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसके साथ साथ फ्लक्स का भी जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, क्लियर है। और E का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। वोल्टेज इसमें कांस्टेंट होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए, कौन सा उपकरण लोअर लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन लिख रहा है मैग्नेटिक रिले, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर या कैपेसिटर। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटर जो होता है वह लोअर लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक RLC श्रृंखला परिपथ को जब आपूर्ति की आवृत्ति अनुनाद की आवृत्ति से अधिक होती है तो क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को देखिए, एक होता है LCR सर्किट। देखिए, एक होता है मैं इस टाइप से याद किया था। देखिए LCR, L फोर क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, C फोर होता है कैपेसिटेंस होता है, R फोर होता है रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम्स में होता है। क्लियर? सॉरी, ओम नहीं होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, कैपेसिटेंस का फैराड होता है और ये रेजिस्टेंस का ओम होता है। क्लियर है? लेकिन हम लोग बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसमें अगर बोलेगा ना, देखिए जब भी LCR सर्किट में, देखिए LCR, मैं LCR बोलता हूँ, तो एक LCR सर्किट अगर श्रृंखला परिपथ में जो आपूर्ति की आवृत्ति अनुनाद की आवृत्ति से अधिक होती है तो क्या होती है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है उस चीज़ को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को वर्ड आ रहा है अनुनाद, अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्रेंड्स एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें LCR सर्किट में XL इक्वल टू क्या होता है? XC होता है। क्या होता है? XC होता है। क्लियर है? यानी कि आप लोग को इसमें बताना चाहता हूँ, दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर है? और इसी में शक्ति गुणांक का जो वैल्यू होता है, यानी इसमें जो शक्ति गुणांक का जो वैल्यू होता है वो R बराबर क्या होता है? Z हो जाता है। क्लियर है? अब इस स्थिति में धारा का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा, यानी कि धारा का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो राइट आंसर लिखिए, तो सप्लाई धारा लागू वोल्टेज के पश्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए अनुनाद का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो 1/2 पाई कीजिएगा, √LC कीजिएगा। क्लियर है? इस फार्मूला को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका जो वैल्यू होता है 98% होता है। क्या होता है? 98%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है। RYB, तो देखिए RYB का फुल फॉर्म देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले देखिए R, तो R फोर होता है, देखिए R फोर होता है रेड हो गया, Y फोर होता है येलो, येलो यानी कि हो गया फ्रेंड पीला हो गया, और B फोर यानी क्या? ब्लू होता है। क्या होता है? ये ब्लू होता है यानी नीला, ये होता है इसका फेज कलर। अब लिख रहा है देखिए RYP में एक पहला फेज अपने अधिकतम मान पर पहुँचता है। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा कब पहुँचता है, तो पहला जो था आप लोग का लाल होता है। क्या होता है? लाल होगा। देखिए RYB में अनुक्रम में पहला लाल फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, तो यानी कि पहला क्या होता है? लाल था। तो राइट आंसर कीजिए, तो लालो, लाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? तो यानी कि देखिए मैं इसका डायग्राम से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम को शो करो, देखिए इस टाइप से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए हम डायग्राम का यूज करते हैं, देखिए इस टाइप से आप लोग वेब वर्टिकल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कलर जो चलता है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे रेड होता है, फिर उसके बाद इस टाइप से यहाँ पे वाई कीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे ब्लू का यूज कीजिएगा। क्लियर है? यानी RYB का कंडीशन होता है। क्लियर है? अब भारत में RYB यानी कि देखिए भारत में RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू के अनुक्रम का यूज किया था। क्लियर है? इसके साथ साथ याद करिए RYB को धनात्मक फेज बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक फेज बोलते हैं। वही हम लोग बोलते हैं RBY, अगर RBY बोल देंगे ना तो इससे बोलेंगे ऋणात्मक फेज बोलेंगे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जिस क्रम में तीनों फेज के वोल्टेज अपने अधिकतम मान प्राप्त करता उसे बोलते हैं फेज वोल्टेज, तो यानी RYB बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट्स का कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 फेज वाली आपूर्ति थी वोल्टेज। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए क्या बोला? 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट्स कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे न्यूट्रल बोल रहा सबसे न्यूट्रल, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है न्यूट्रल का कलर क्या होता है, मैं लिख दिया हूँ। देखिए लिखा नहीं, समझा दिया हूँ नहीं। तो देखिए न्यूट्रल का जो कलर होता है, देखिए आप लोगों को मैं फिर से लिख देता हूँ। न्यूट्रल का जो कलर होता है देखिए लिख दिया हूँ ब्लैक होता है। क्लियर है? तो बोल रहा कौन सा फेज ऐसी होता है या आपूर्ति वाले जिसमें आप लोग का न्यूट्रल का यूज नहीं होता है? तो सिंपल वे में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें गलत हो जाएगा ना, हाँ न्यूट्रल वे का जिसमें यूज नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए सिंपल वे में आप लोग समझिएगा। न्यूट्रल का प्रयोग हम लोग देखिए सबसे पहले तो स्टार, तो स्टार डेल्टा में हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को काफ़ी इसमें क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैं ये स्टार लिखा हूँ, तो स्टार वाले में हमेशा याद कीजिए इसमें तीनों फेज होते हैं, यानी कि रेड भी होते हैं, फिर आप लोग येलो भी होते हैं और ब्लैक यानी कि ब्लू भी होते हैं। उसके साथ साथ न्यूट्रल के रूप में आप लोग का ब्लैक होते हैं। लेकिन वही डेल्टा का आप लोग प्रयोग करते हैं तो डेल्टा में केवल 3 फेज होते हैं, यानी बोले तो रेड होगा, फिर आप लोग का येलो होगा, फिर
ब्लू होता है, इसमें आप लोग का ब्लैक का प्रयोग नहीं होता। तो राइट आंसर अगर देखिए तो डेल्टा संयोजन में प्रयोग नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है। चलिए, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट इज। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा यूनिटी होती है, यानी कि इकाई होती है। तो राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए क्योंकि डीसी सर्किट में एक्सी, देखिए एक्सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। क्लियर, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दोनों का मान नगण्य होता है। तो यानी कि देखिए आर बराबर यहाँ पे क्या होता है, जेड होता है। तो उसी प्रकार हम लोग शक्ति गुणक यानी कि कॉस फाई, तो कॉस फाई का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है आर बाई जेड। तो ये दोनों आर बाई आर हम लोग कर देंगे, क्या होगा 1 आएगा। तो सिंपल में क्या होगा तो 1 होगा। और फ्रेंड्स देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है आर बाई जेड होता है। तो आर का वैल्यू आर था और जेड का वैल्यू आर था, तो सिंपल में 1 आ गया। और वही बातें करना चाहते हैं, डीसी सर्किट की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसीज का 0 होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल में क्या जोड़ा था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल में हमेशा कैथोड को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? कैथोड को। क्लियर है। और एनोड यानी ए पहले आता है, तो एनोड में हम लोग पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक को ऐड करते हैं, यानी पॉजिटिव को जो हम लोग ऐड करते हैं उसे एनोड कहते हैं, और जिसमें नेगेटिव को ऐड करते हैं उसे बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। टेम्प्रोरी मैग्नेट्स आर कॉमनली यूज इन। तो फ्रेंड्स बोला अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर कहाँ पे किया जाता है? तो सिंपल में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल विद्युत घंटी, विद्युत मोटर में किया जाता है। तो विद्युत घंटी तो नहीं, लेकिन विद्युत मोटर आप लोग बीच में ऑप्शन में लिख रहा है, तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, गैस कूल्ड रिएक्टर यानी कि गैस कूल्ड रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया था? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे भी होंगे। तो मॉडरेटर के रूप में हमेशा जो प्रयोग करते हैं वह केवल ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेफाइट का। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वही मॉडरेटर का निम्न प्रकार का, एक होता है हल्का पानी होता है, भारी पानी होता है, ग्रेफाइट होता है, उसके साथ साथ बेरिलियम भी होता है फ्रेंड्स, फिर कार्बनिक द्रव भी होता है। क्लियर है। और वही बातें करना चाहते हैं, कैडमियम और बोरोन का प्रयोग जो होता है, देखिए हाँ, कैडमियम और बोरोन का जो प्रयोग करते हैं वो फ्रेंड्स याद रखिएगा नियंत्रक रड के रूप में करते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से 2 भाग होते हैं? तो सिंपल है फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, तो किसी भी विद्युत मशीन में स्टेटर और रोटर का प्रयोग किया था। तो स्टेटर एंड रोटर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं स्टेटर का, तो फ्रेंड्स स्टेटर हाई कार्बन स्टील और सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिंपल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये जो स्टेटर जो होता है आप लोग का हाई कार्बन स्टील के साथ साथ सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्लियर है। वही बातें करना, ये एक स्थिर भाग होता है। क्लियर है। वही रोटर जो होता है वह घूमने वाला भाग होता है, यानी कि रोटर जो होता है घूमने वाला भाग होता है। यह विद्युत मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि में प्रयोग किया था। क्लियर है। चलिए, डीसी मशीन में आर्मेचर रोटर पर स्थित होता है और एवं फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा क्या होती है? तो फ्रेंड्स हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा। तो सिंपल में आप लोग को बताना चाहते हैं, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है IL, यानी कि देखिए IL अगर बात करना चाहते हैं √3 टाइम्स ऑफ PH होता है, √3 टाइम्स ऑफ PH, फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो राइट आंसर कीजिए, फेज धारा का √3 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में ये बराबर होता है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग बातें करना चाहते हैं फिर स्टार वोल्टेज का। तो देखिए स्टार वोल्टेज में 2 कंडीशन होता है। चलिए दोनों को मैं बताना चाहता हूँ। स्टार वोल्टेज में सबसे पहले याद रखिए, लो वोल्टेज जो होता है वह √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज वोल्टेज का। क्लियर है। उसके साथ साथ स्टार में आप लोग को बताना चाहता हूँ, यानी कि L यानी IL जो होता है, यानी लोड करंट जो होता है वो I फेज के इक्वल होता है। ये कंडीशन को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है ये। गतिशील रूप से प्रेरित EMF के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स जब भी EMF का बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF का जो प्रयोग करते हैं हमेशा जनरेटर में करते हैं। किस में करते हैं? जनरेटर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और गतिशील EMF का जो मान होता है, ई का जो वैल्यू होता है आप लोग फार्मूला याद कर लिए, BI भी होता है। और यहाँ पे साइन
डिग्री होता है, साइन थीटा होता है। और जब भी थीटा लेते हैं तो 90 डिग्री लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, बी आई पी लेते हैं महत्तम के लिए। क्लियर है। और ऐसे ही हम लोग थर्मोकपल सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर एवं सोलेनॉइड एवं चोक आदि में स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। देखिए ट्रांसफार्मर, चोक और थर्मोकपल, इसमें जो होते हैं स्टैटिक ईएमएफ प्रयोग होता है। चलिए किसी डीसी मोटर की दिशा द्वारा बदली जा सकती है। तो सिंपल रेफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी डीसी मोटर की दिशा प्रत्यवर्ती फील्ड या आर्मेचर में जुड़े संयोजन द्वारा बदली जा सकती है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं डीसी मोटर की गति को। तो डीसी मोटर की जो गति होती है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/फेज होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सी मोटरों में मोटर की परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा है, एक साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर, ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या वुंड रोटर सिंक्रोनस मोटर। तो फ्रेंड्स आप लोग को बाह्य प्रतिरोध हमेशा जो जोड़ा था वो हमेशा स्लिप रिंग में करते हैं। किस में जोड़ते हैं, स्लिप रिंग में। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर जाते तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेटेड किस लिए कहता है। तो वाई ए ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस टू एडी करंट। तो फ्रेंड इसको इसलिए कहते हैं टू रिड्यूस टू एडी करंट। ये मैं क्लास 12th में पढ़ा था, आज भी याद है। तो रिड्यूस ओनली एडी करंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को आता है एडी करंट का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए इसके लिए आप लिखिए के ई कीजिएगा, के ई कीजिएगा, फिर देखिए बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे ये मैक्सिमम में होता है। क्लियर है। फिर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कीजिएगा, उसका थिकनेस का स्क्वायर कीजिएगा, फिर यहाँ पे वॉल्यूम होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60601 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो फ्रेंड इसका जो वैल्यू होता है 1 MA होता है। क्या होता है, 1 MA होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फ्रेंड ये होता है 2 वे। क्या होता है, 2 वे होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा 2 वे होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या रहा। तो 54, स्टेटर फ्लक्स के घूमने की गति को क्या कहते हैं। तो सिंपल वे फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा, जब भी स्टेटस यानी स्पीड ऑफ रोटेशन, सिंपल वे में देखिएगा यहाँ पे द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फ्लक्स इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है NS का वैल्यू होता है 120 × F/P होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा। जहाँ पे P की बात करते हैं नंबर ऑफ पोल्स होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं होता है स्लीप का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्लीप क्या होता है। तो सिंपल वे में याद रखिएगा, स्लीप जो होता है NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाय NS × 100 कर दे, ये आप लोग का होता है स्लीप का फॉर्मूला। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो 54 का अगर क्वेश्चन नंबर पे जाना चाहते हैं तो सिंपल में अभी मैं आप लोगों को क्या बताया था, सिंक्रोनस स्पीड। तो काफ़ी अच्छे से अगर क्लिक कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं इस सिंक्रोनस स्पीड का। तो ये सिंक्रोनस स्पीड उसे कहते हैं जिसमें आप लोग का NS इज नॉट इक्वल टू NR होगा, यानी जिसमें आप लोग का दोनों इक्वल नहीं होता, उसे बोलते हैं ए सिंक्रोनस फेज मशीन। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वह ए सिंक्रोनस स्पीड होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप का मैं फार्मूला बता दी हूँ, फिर से देखिए स्लिप का फार्मूला याद रखिएगा। तो स्लिप का जो फार्मूला होता है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाय सिंक्रोनस स्पीड × 100, ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के लिए इंसुलेटेड कंडक्टर का क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो वे फ्रेंड्स इसको याद करें, इसे हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाइंडिंग कहते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली के ताप इकाई के रूप में किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक केतली के तार में हम लोग जो प्रयोग करते हैं कंसिस्ट वायर इन इलेक्ट्रिक ट्यूब का, यानी धातु के ट्यूब कंसिल्ड वायर का प्रयोग करते हैं। चलिए कौन सा गुणधर्म पीएन जंक्शन डायोड को डिस्टकारी का कार्य की अनुमति देता है। फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहले आप लोगों को पीएन जंक्शन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो होता है एक प्रकार का फॉरवर्डिंग होता है। क्या होता है, फॉरवर्डिंग होता है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक वाले होते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कीजिएगा। बातें करना चाहते हैं डायोड का। तो डायोड एक प्रकार का एक्टिव एवं यूनिडायरेक्शनल युक्ति होता है, जो कि फ्रेंड देखिए आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए इस टाइप से आप लोग डायोड को बना सकते हैं। देखिए
ये आप लोग बना सकते हैं। एक होता है P, एक होता है N के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए P लिखें, यहाँ N, इस टाइप से आप लोग डायोड को बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जो P टाइप का सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें होल्स की संख्या अधिकतम होती है, यानी इसमें होल्स की संख्या क्या होता है, अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। वही N टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों यानी होल्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में इक्वल होता है। हिस्टैरिसीस हानि किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन हमेशा मैं आप लोगों को बोला था, तो जब भी आएगा तो क्वेश्चन नंबर पीएच के लिए KH इंटू BM 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्टेज की, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं पीएच क्या, तो फ्रेंड पीएच को बोलते हैं हिस्टैरिसीस हानि बोलते हैं, भी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, वही BM की बात करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहलाते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। F4 आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर है? चलिए, 11 किलोवोल्ट से HT केबल की भूमि में कितने गहराई पर स्थापित किया था? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो आप लोग को याद करने वाला 0.9 m होता है, मीटर होता है। क्लियर है? चलिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बातें करना चाहते हैं नवीकरणीय संसाधन, इसे इंग्लिश में आप लोग देखिए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी होगा। राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसका। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व पावर का इस्तेमाल होता है, तो सिंपल है फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे रिजर्व पावर का यूज कहाँ करते हैं? तो फ्रेंड इसे हम लोग करते हैं जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं, यानी जनरेटिंग स्टेशन हम लोग रिजर्व पावर का यूज करते हैं। क्लियर है? रिजर्व पावर का इस्तेमाल जनरेटिंग स्टेशन में होता है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या रहा। बस 14 क्वेश्चन और है, आप लोग कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से मैं बता रहा हूँ। डायोड के शरण धाता के संबंध में निम्नलिखित का क्या सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायोड के बारे में बोल रहा है। पहला, तापमान के साथ वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक कैरियर्स, बिल्कुल करती है। अकर इन रिवर्स बायस डायोड, तो फ्रेंड देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, 63 नंबर, यदि परिपथ का प्रतिरोध प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा? फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को पता होगा पावर फैक्टर, यानी PF का फार्मूला होता है R/Z होता है। क्लियर है? अब देखिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 लिख रहा, जेड का वैल्यू 10 लिख रहा, यानी कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों का वैल्यू 10 लिख रहा है। आप लोग काटिएगा तो क्या आएगा? 1, यानी यूनिटी कीजिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, HRC फ्यूज आर मेनली यूज इन द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ HRC फ्यूज एक 3 फेज सिस्टम का होता है, यानी एक 3 फेज सिस्टम होता है, यानी ट्रिपल फेज सिस्टम होता है। यानी राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? इसका पूर्ण विस्तार हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है। क्लियर है? चलिए, अब 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा सुरक्षा वायरिंग है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग घर में यूज करते होंगे तो ऑलरेडी आप लोग यूज करेंगे CCP, यानी कि जिसे बोलते हैं कैंसिल्ड कंड्यूट पाइप। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग इसे कंड्यूट पाइप में PVC या VIR लगा के किया जाता है। क्लियर है? और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग जो सबसे बढ़िया वायरिंग जो करते हैं उसे बोलते हैं CCP, ये होता है कंसील्ड कंडक्ट पाइप। कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता है कोरोना मुख्य रूप से जो कारण होता है वह आयनीकरण के लिए होता है। ये क्या होता है? आयनीकरण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के लिए होता है, अर्थात आयनों की उत्पत्ति के लिए होता है। क्लियर है? चलिए, अब उच्च वोल्टेज वाले AC विद्युत पोषण, इसमें ध्यान मत दीजिए। चलिए, एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट्स निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड्स ट्रांसमिशन के बारे में बोल रहा है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। एक ट्रांसमिशन में सबसे मुख्य जो कंपोनेंट्स होता है उसका 2 पार्ट्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कंडक्टर, फिर होता है ट्रांसफार्मर, एक होता है सपोर्टिंग टावर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल में कवच वाली किसी तार का उपयोगिता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहते हैं केबल में कवच वाले किसी तार का उपयोगिता जो होता है वह यांत्रिक सुरक्षा के लिए करते हैं, यानी कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बस हम लोग कुछ और क्वेश्चन बच चुका है, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं। देखिए 69 में, एक साधारण द्विध्रुविक संधि ट्रांजिस्टर में इमीटर, बेस और कैपेसिटर क्षेत्रों में अप मिश्रण सांद्रता के अनुसार बदलता है। ये क्वेश्चन आप लोग भी है क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले इमीटर होता है। क्लियर है? इमीटर के साथ इमीटर बड़ा होता है, फिर कैपेसिटर होता है, फिर आप लोग का बेस होता है। ECB याद कर लीजिए। क्लियर है? ECB याद कर लीजिए। तो राइट आंसर ECB। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ECB, ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। E4 होता है फ्रेंड्स, देखिए
इमीटर B4 होता है, बेस होता है C4 होता है, कैपेसिटर होता है। क्लियर है। तो एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा तथा एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा। क्लियर है। यानी एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, और जबकि कलेक्टर जो होता है ना वो बीचों बीच होती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, घरेलू वायरिंग में बल्बों का उपकरण तार की दिशा को किया जाता है। तो सिंपल वे में आप लोग पढ़े होंगे, घरेलू वायरिंग में बल्बों का उपयोग तारों की दिशा को 90 डिग्री के लिए किया था। यानी कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, सुरक्षा के लिए स्विच को नियंत्रित करना चाहिए। तो हमेशा याद कीजिएगा, फेज केबल को स्विच में नियंत्रण करना चाहिए, यानी पीसीबी के लिए, एमसीबी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फेज करंट का कुल 3 कलर होता है। देखिए, रेड होता है, फिर होता है आप लोग का येलो होता है, लास्ट में क्या होता है, ब्लू होता है। क्लियर है। न्यूट्रल कलर होता है, ब्लैक होता है वही, और एक होता है भूसा, अर्थ वायरिंग के लिए होता है ग्रीन होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, धारा यानी कि करंट ट्रांसफार्मर इम्प्लोज्ड फॉर। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के, एक होते हैं सीटी, एक होता है पीटी। यानी एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले एक होता है करंट ट्रांसफार्मर। देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, करंट ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसमें 3-4 कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो कंडीशन होता है, देखिए सबसे पहले ये जो होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि एक प्रकार का ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है। स्टेप अप होता है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। इसके साथ साथ इसमें याद करिए, देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ सेकेंडरी, इसमें याद रखिए सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होता है। क्लियर है। ये जो इसका जो कार्य करता है, ये वोल्टेज को यानी करंट को बढ़ाता है, यानी कि करंट को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है, और वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ये इसमें 4 वर्क करता है। क्लियर है। और वही अगर बातें करना चाहते हैं पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, जस्ट लाइक डाउन करिए, यानी स्टेप डाउन हो जाएगा, एनएस ये इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो धारा ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो सिंपल में अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी होगा, यानी कि फॉर मेजरिंग हाई अल्टरनेटिंग करंट, फॉर मेजरिंग हाई अल्टरनेटिंग करंट, यानी राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, याद रखिएगा सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी खुली नहीं रहती है। क्लियर है। और इसका जो रेटिंग जो था वो वी में होता है, वोल्ट एम्पियर में। कौन सा रोटर स्वप्रवर्तित होने, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लो हॉर्स मोटर, इसमें 3 फेज मोटर जो होता है, यानी कि देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो आप लोग का एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। तो 3 फेज मोटर जो होता है स्वप्रवर्तित होता है, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देता है, यानी इसका स्टेटर जो होता है उसे 3 फेज सप्लाई आती है। तो यह घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद करिए, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर्स को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। और इसके रोटर की गति जो होती है वह एनएस से कम होती है, यानी एनएस से इसका रोटर की गति क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। चलिए, एसी वोल्टेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एसी उत्पादन के इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर एक ऑसिलेटर सर्किट पर आधारित होता है। ऑसिलेटर बोले तो आप लोग ऑप्शन से ए नंबर को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इन्वर्टर का। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। क्लियर है। और इसमें याद करिएगा, इसमें स्टैटिक इन्वर्टर भी कहते हैं। क्लियर है। और बस इसमें याद रखिएगा, और इसमें 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है फ्रेंड जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की विधि है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की विधि होता है अर्थिंग, यानी कि सब पानी डालना। क्या होगा, पानी डालना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए, अर्थ का प्रतिरोध जितना कम होता है अर्थिंग भी उतनी अच्छी होती है। तो इसके लिए हम लोग पानी डाल सकते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दे सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। देख लीजिए, ये मैं आप लोग के सामने प्लेटफॉर्म के बुक को फॉलो कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। क्लियर है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप लोग को पूरे यानी कि 25 अप्रैल तक पूरे के पूरे जो आप लोग का यानी 25 सेट है और प्रीवियस ईयर का सारे में पूरे का पूरे करवा दूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। जय श्री राम बोलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच।